हेलो एंड वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं द रशियन रेवोल्यूशन। इससे जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था द सोशलिज्म इन यूरोप, जहां हमने देखा था कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसका राइज कैसे हुआ, जो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, जो सोशल थिंकर्स थे, उन्होंने क्या पार्ट निभाया, जो अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो पूरे यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ है वहाँ सोशलिज्म का राइज कैसे हुआ। इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन, जो कि दो पार्ट में कंप्लीट होता है। एक है द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 और दूसरा है द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जिसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इस पार्ट में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द फॉल ऑफ मोनार्की, जब जब मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके अलावा जो जो इवेंट्स होते हैं अक्टूबर के अंदर, जो नई गवर्नमेंट, नई टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, उस पार्ट को कल्मिनेट करते हुए हिस्टोरियंस ने इसको डिनोट किया है रशियन रेवोल्यूशन। तो हम बात करते हैं रशियन एम्पायर की, तो ये बात है 1914 की। तो यहाँ आप देखोगे जो रशिया जो कंट्री है वो, उसके अंदर रूल था ज़ार निकोलस टू का। तो जो ये है रोमानोव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और रशियन एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा होता था एम्पायर उस टाइम पे। अगर आप काउंट करोगे तो करंट टाइम का फिनलैंड है, लातविया है, लिथियाना है, एस्टोनिया है, पार्ट्स ऑफ पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है। आप देख सकते हैं कितना वास्ट एम्पायर था। और जो इस एम्पायर की जो वास्ट मेजॉरिटी थी, वो जो मेजॉरिटी थी रिलीजन की, वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा इसमें और भी जो है वो रिलीजन्स रहते थे, जैसे कि रिलीजियस लोग रहते थे, जैसे कि कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। इसके बाद हम जानते हैं, हमने जान लिया एक बेसिक ओवरलुक कि रशियन एम्पायर था कैसे एट द टाइम ऑफ 1914। अब बारी है इसकी इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में जानने की। तो अगर आप इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो जो रशियन जो सोसाइटी थी उसमें जो वास्ट मेजॉरिटी थी वो सब एग्रीकल्चरिस्ट थे। अराउंड 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज एग्रीकल्चरिस्ट। और रशिया जो है ना वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। आप देख सकते हैं इतना बड़ा एम्पायर, इतनी वास्ट लैंड, इतने फर्टाइल लैंड जो है यूक्रेन, लातविया और ये सारे जो लैंड है ये काफ़ी फर्टाइल लैंड थे, और यहाँ जो है ग्रेन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती थी। तो ये बहुत क्या मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। बट अगर एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ को देखें तो इंडस्ट्रीज़ का इतना डेवलपमेंट यहाँ हुआ नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पॉकेट्स में फाउंड होती थी, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया। ये जो दो है ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे। और यहाँ जो है वो वर्कर्स का इतना रोल नहीं था, जो क्राफ्टमैन थे वो ही सारा प्रोडक्शन को चार्ज करते थे, जो कि एक क्राफ्ट वर्कशॉप के अंदर ये लोग काम किया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ आता है लेट 19th सेंचुरी के अंदर। 1890s के अराउंड जो है यहाँ जो है लार्ज फैक्ट्रीज बनने लगी, रेलवे नेटवर्क जो है वो बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ने लगी। अब उससे क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोडक्शन जो है वो स्केल अप होगा, और उसके लिए आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए होगा। तो जो कोल का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, और आयरन और स्टील जो कि बेस माने जाते हैं, बेसिक बेस जो प्रोडक्ट माने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उसका जो है वो प्रोडक्शन वो 4 टाइम्स हो गया। अब आप देखोगे कि 1900 आते आते विद इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स जो नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स थे ना वो इक्वल आ गए क्राफ्टमैन के। तो पहले क्या हो रहा था, जो क्राफ्टमैन थे वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को देखते थे, बट अब क्या हो रहा था कि कुछ एरियाज के अंदर बिल्कुल इक्वल हो चुके थे फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन। इसके अलावा जो वर्कर्स थे ना वो स्किल के द्वारा भी डिवाइडेड थे। स्किल के अलावा मतलब आप स्किल देखोगे, स्किल के द्वारा डिवाइडेड थे। और अब जिसमें जो मेटल वर्कर्स होते थे, मेटल वर्कर्स जो है ना वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे, क्योंकि जो मेटल का जो काम होता है इसके अंदर एक तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ज़्यादा लेबर चाहिए होते, तो उनको लगता था अगर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हम ज़्यादा स्किल्ड है एज कम्पेयर टू अदर वर्कर्स। इसके अलावा वुमेन जो थी वो जो फैक्ट्री लेबर वर्कफोर्स थी उसका 31% पार्ट थी, बट बाय 1914 तक भी उनको जो है या तो हाफ या 1/3 ऑफ द मैन की वेजेस के बराबर प्राउड दिया जाता था। कुछ वर्कर्स जो होते थे उन्होंने एक फॉर्मेशन बना ली हेल्प के लिए, जो अपनी बाय फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन के लिए इन्होंने क्या कर लिया, जो है अपने एसोसिएशंस बना लिए। अब जिसमें क्या करते थे, जो वर्कर्स थे वो यूनाइट हो जाते थे इन एसोसिएशंस के थ्रू, किस चीज़ के लिए, बल्कि स्ट्राइक करने के लिए, काम को रोक देने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज बहुत प्रोमिनेंट और बहुत फ्लरिशिंग थी।
तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन भी इनका वहीं होगा। और जहाँ इनकी एसोसिएशन बनने लगेगी तो वहाँ ये इस चीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट जो है टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता था। और बात करते हैं ये जो है ये सिटीज़ जो है मेन सिटीज़ की बात है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात है। बाकी अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो यहाँ जो है पीजेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करते थे। बट वही फ्रांस वाली स्थिति थी, जो फ्रांस के अंदर जो सिचुएशन थी प्रायर टू द रिवोल्यूशन जो है कि जो है एग्रीकल्चरिस्ट पॉपुलेशन है जो बिल्कुल जो काम करती है, उस पॉपुलेशन के पास मात्र 10% रिसोर्स और बाकी क्या 90% रिसोर्स किसके पास थे? नोबल्स के पास थे, क्राउन जो है राजा के पास थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थे। अब जो पीजेंट्स हैं वो भी डिवाइडेड थे, क्योंकि कुछ पीजेंट्स रिच होंगे, कुछ पीजेंट्स पुअर होंगे, और ये बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस रहा करते थे। इसके अलावा जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना वो मोस्टली ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए सुपरविजन लगाती थी ताकि उसमें मिनिमम वेजेस जो है वो इंश्योर हो, लिमिटेड हाउस ऑफ वर्क इंश्योर हो, ताकि जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट आप देख सकते हैं कि करप्शन जो जार की जो रिजीम थी वो थी डेस्पोटिक रिजीम, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते थे। और अगर आप देखोगे कि करप्शन जो है, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, जो इंस्पेक्टर थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे ले लेते थे। और इसके अलावा इनके डिस्ट्रेस पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, पीजेंट्स का, इन पे कोई भी ध्यान नहीं देता था। जबकि इतनी बात है कि जो छोटी छोटी क्राफ्ट यूनिट थी या जो छोटी शॉप्स थी ना, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो 15 घंटे से ऊपर तक काम करते थे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इनका। इसके अलावा इनका जो अकोमोडेशन था वो वेरी करता था रूम टू डॉर्मेटरीज। मतलब कुछ जो अच्छे स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे एक्सप्लॉइट कर रहे होते थे, कुछ लोग ध्यान रखते थे। जब हमने सोशलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुछ लिबरल्स भी देखे थे जो चाहते थे कि जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है उसका कुछ पार्ट इनको भी बराबर प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ जो है ना अकोमोडेशन वेरी करता था कि कुछ लोग रूम्स में रह रहे हैं, कुछ लोग डॉर्मेटरीज में रह रहे हैं। और वर्कर्स जो है ना वो एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप भी था, क्योंकि कुछ वर्कर्स जो थे वो लोकल रेजिडेंट्स होते थे, कुछ वर्कर्स जो होते थे वो माइग्रेशन से आया करते थे। तो इससे मतलब इनके अंदर देखो, एक तो स्किल से डिवाइडेड थे, उसके बाद ये सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइडेड थे। तो सोशलिज्म तो इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो एसोसिएशन फॉर्म्स हो रही थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने क्या काम किया, इन सबको एक करने का काम किया। इसके अलावा आप देखोगे कि इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर जो आप सोसाइटी स्ट्रक्चर देखोगे तो नोबल के अंदर, नोबल्स के पास बहुत सारी पावर थी। और पोजीशन कैसे मिलती थी कि वो जो है जार को, जो है राजा को है सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उसमें पब्लिक पॉपुलैरिटी का कोई भी रोल नहीं था। जैसे कि आज हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखते हैं कि जो काम करेगा उसको ही नेता बनाएंगे। बाकी उस टाइम पे होता था कि जो राजा की सेवा करेगा या राजा को सर्विस देगा उसको ही जो है वो नोबल बनाया जाता था। अब पीजेंट्स बहुत डिस्ट्रेस की लाइफ जी रहे थे, वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी कुछ डिमांड भी होगी। तो जो पीजेंट्स की जो मेन डिमांड थी वो थी कि वो एक तो उनकी जो लैंड है ना, नोबल्स के पास जो लैंड है वो उनको चाहिए थी। तो कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने ना जो रेंट पे करने से मना कर दिया कि हम तो आपको रेंट नहीं देंगे। और जहाँ बात ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको मर्डर भी कर दिया गया। तो ये देखोगे आप, तो डिस्ट्रेस इतना बढ़ता गया बाय द टाइम ऑफ 1902। तो यहाँ साउथ रशिया के अंदर पीजेंट अपराइजिंग हो गई। वहाँ जो है जो इतने लैंडलॉर्ड थे उनको ना तो कोई रेंट दिया गया, इसके अलावा इनको कोई जो बच रहे थे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वायलेंस का यूज़ हो रहा था वहाँ लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर दिया गया। और 1905 आते आते जो पीजेंट अपराइजिंग है वो ऑल ओवर रशिया होने लग गई। अब जो रशियन पीजेंट्स थे, जो रशिया के जो किसान थे, वो डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट्स से। क्योंकि यूरोपियन पीजेंट्स ऐसा नहीं कर रहे थे, कुछ रशियन पीजेंट्स क्या करते थे, ये अपनी लैंड को पूल कर लेते थे। मतलब सबकी लैंड को एक मिला लिया, है ना, पीरियोडिकली। और उसके बाद जो उनकी कम्यून रहती थी, जिसको ये मीर कहते थे, कम्यून क्या रहती थी, एक सोसाइटी रहती थी जो डिसाइड करती थी कि जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस किस में क्या क्या बटेगा। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो डिसीजन थे वो कम्यून लिया करती थी। तो सबकी लैंड को एक साथ एक यूनिट ऑफ लैंड मान लिया जाता था, उस पर सब मिलके प्रोडक्शन करते थे। जो उसके बाद उसका जो प्रॉफिट होता था वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल उसको बांटा जाता था। ना कि ऐसा नहीं होता था कि किसी एक आदमी के पास ही सारा पैसा जा रहा है, यहाँ जिसको जितनी जरूरत है उतना बांट दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि सोशलिज्म इन रशिया आया कैसे। हमने ये पार्ट जो है वो सोशलिज्म इन यूरोप में कवर किया था।
अब आप देखोगे 1914 से पहले, मैंने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था ये बात कि जो है नए नए एसोसिएशन, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी थी। जैसे जर्मनी में बन रही थी सोशलिस्ट पार्टी, इटली में बन रही थी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी जर्मनी की, वो बन रही थी। फ्रांस के अंदर तो पेरिस कम्यून बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे जो है ना वो एसोसिएशन बनने लगे। बट इसको क्या एरिस्टोक्रेसी या कोई भी राजा जो है वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो उसको क्या डिक्लेयर, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया 1914 से पहले। यहाँ आप देखोगे कि 1898 के अंदर एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है, जिसको बनाते हैं सोशलिस्ट लोग जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी। तो इलीगली ये लोग न्यूज़पेपर इन्होंने सेट किया। इसके अलावा ये वर्कर्स को मोबिलाइज किया करते थे, जो स्ट्राइक्स है उसको ऑर्गेनाइज किया करते थे। और सोशलिस्ट जो है ना वो कंट्री साइड में भी एक्टिव थे। कुछ जो सोशलिस्ट है वो सिटी साइड में एक्टिव थे, कुछ सोशलिस्ट जो है वो कंट्री साइड में एक्टिव थे। क्योंकि कुछ लोगों का फोकस क्या था, वर्कर्स या लेबर्स, कुछ लोगों का फोकस क्या था, पीजेंट्स था। अब यहीं आप देखोगे जो सोशलिस्ट जो एक्टिव थे कंट्री साइड में, उनको लगता था जो पीजेंट्स है ना वो मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन हो सकते हैं। और ऐसे आइडियोलॉजी रखने वालों को जो पीजेंट्स के राइट्स के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका क्या नाम था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और ये क्या कर रही थी, पीजेंट्स राइट्स के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, डिमांड करती थी कि ट्रांसफर ऑफ लैंड कर दो, जो किसको बिलोंग करती है, नोबल्स को बिलोंग करती है। बट इनका जो ये व्यू था, जो रिवोल्यूशनरीज का जो व्यू था, उससे डेमोक्रेट्स अग्री नहीं करते थे। और यहाँ आप देखोगे कि लेनिन जो है वो, उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि जो पीजेंट्स है ना वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ जो पीजेंट्स हैं वो पुअर हैं, कुछ पीजेंट्स जो है वो रिच हैं। मतलब जो कुछ तो ऐसे हैं जो लेबर की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ जो है वो जो पीजेंट्स है वो कैपिटलिस्ट है कि उनके फार्म में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके पास लैंड इतनी है कि उनके पास लोग नहीं है खुद उस खेत में प्लॉग करने के लिए, अब जितनी भी एग्रीकल्चरल या फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो वहां उनको उसको एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। तो ये सब एक कैसे हो गए, मतलब तो उनका कहने का मतलब था कि ये सारे के सारे जो पीजेंट्स हैं वो पार्ट नहीं हो सकते सोशलिस्ट मूवमेंट का। तो अब यहाँ जो है ये रिफ्ट जो बनता गया, और जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वर्कर्स पार्टी थी, वो फिर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड हो गई। अब यहाँ जो है वो दो ग्रुप बनते हैं। द अपर वन जो आप पिक्चर में देख सकते हैं वो थे बॉल्शेविक्स, और जो नीचे जो है वो है मेंशेविक्स। और यहाँ इनके लीडर, ये जो फोटो आप दिख रहे हैं सिंगल फोटो, ये है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और इनका कहना था, ये बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, इनका कहना था कि पार्टी में हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, और पार्टी को है जो वो नंबर और क्वालिटी ऑफ मेंबर्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। जबकि मेंशेविक्स कहते थे कि पार्टी जो है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी के अंदर होती थी। तो ये रिफ्ट बढ़ता जाएगा, आगे जाके इनके अंदर और डिवीजन होता जाएगा। अब आता है 1905 का टाइम। तो उस टाइम पे जो रशिया थी उसके अंदर क्या था, ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश थी, और जो जार जो थे वो नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट थे कि हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम राजा हैं यहाँ के। तो यहाँ जो है इस एटीट्यूड के अगेंस्ट जो है लिबरल्स जो है वो कैंपेन किया करते थे कि भाई ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना इसको आप ख़त्म कर दो। और सोशल डेमोक्रेट्स और रिवोल्यूशनरी थे ना, वो काम किया करते थे पीजेंट्स के साथ, वर्कर्स के साथ, ये सबको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे। जो उसकी स्ट्राइक्स है उसको ये लोग प्लान करा करते थे। किस चीज़ के लिए, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो किसकी पावर पे लिमिट लगाए, राजा की पावर पे। और ये हमने कहाँ देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसलिए कहा मैंने, जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड रहा है। और फिर आप देखोगे जो ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, इनको सपोर्ट मिलता था। एक तो एक नेशनलिस्ट एम्पायर बना था पोलैंड में जो वहाँ के नेटिव्स ने बना लिया था। उसके बाद जेडिडिस्ट थे। ये लोग क्या होते थे, मुस्लिम्स लोग होते थे कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रहते थे, और ये चाहते थे कि जो इस्लाम है वो मॉडर्नाइज हो और उनकी सोसाइटी को लीड करे। तो मतलब ये वहाँ से रिफॉर्मर्स थे। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया। अब आता है 1904। तो 1904 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा ईयर साबित हुआ रशियन वर्कर्स के लिए। तो यहाँ क्या होता है, जो प्राइस है एसेंशियल गुड्स की वो बढ़ गई, और इनकी रियल वेजेस जो है वो 20% से डिक्लाइन हो गई। अब रियल वेजेस 20% से डिक्लाइन होने का मतलब है, मान लीजिए पहले इनको जो है वो 100 रुपये में 10 पैकेट ब्रेड मिला करती थी, और अब जो है वो ब्रेड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो आप देखोगे कि इनकी जो रियल वेजेस है
अब उसकी जो प्राइस हो गई है वो हो गई है 14 रुपए की एक ब्रेड हो गई है, 14 से 15 रुपए की एक ब्रेड हो गई है। तो इनको 8 पीस ऑफ ब्रेड ही मिलते हैं। कमा ये 100 ही रहे हैं, बट खरीद कितनी पा रहे हैं? 8 पीस। पहले कितने खरीद पा रहे थे? 10 पीस। तो यहाँ जो है वो वैसे इनकी वेजेस की वैल्यू गिरती गई। अब आप देखते हो कि अब इसमें क्या होगा, अब लोगों के पास जो है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जा रहा है, उनकी सिचुएशन डिस्ट्रेस की होती जा रही है। तो अब क्या होगा, जो एसोसिएशंस है उनकी मेंबरशिप क्या होगी, वो बढ़ेगी कि भाई अब हम दिक्कत में, तो हमें मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, एसोसिएशन से मदद मांगनी चाहिए। अब यहाँ होता है कि 4 मेंबर जो एक असेंबली, एक एसोसिएशन था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जो कि बना था 1904 के अंदर। इनको है एक पुटिलोव आयरन वर्क्स थे, यहाँ से इनको है ना डिसमिस कर दिया गया। तो और कॉल फॉर, तो इसके रिएक्शन में क्या हुआ, कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन हो गया भाई। अब क्या हुआ, अब ये 4 मेंबर को निकाल दिया, तो इसके अपोज में क्या हुआ, 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए। किसकी डिमांड में, कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसको आप 8 आवर्स कीजिए और हमारी वेजेस को इम्प्रूव कीजिए, इसके साथ साथ आप हमारी जो है वर्किंग कंडीशन को उसको भी इम्प्रूव कीजिए, हम बहुत जो है टायरनी में जी रहे हैं उसको आप इम्प्रूव कीजिए। और यहाँ आता है फिर ब्लडी संडे, द मोस्ट ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। अब यहाँ क्या होता है, एक थे फादर गैपन, इनकी फोटो आप देख सकते हैं, ये लीड कर रहे थे इस जो है सारे वर्कर्स को, ये लोग लीड कर रहे थे और ये जा रहे थे धरना जो है देते देते, जो स्ट्राइक प्रोड्यूस करते करते ये लोग जा रहे थे। ये पहुंचते हैं भाई विंटर पैलेस में, और वहाँ जो है इनको पुलिस ने बहुत बुरा खदेड़ा भाई। और खदेड़ने के अंदर अंदर यहाँ जो है एक्शन लिया गया जो है। अब वॉयलेंट एक्शन के अंदर जो है 100 वर्कर्स तो मारे गए, और इसके अलावा जो अराउंड 300 जो है वो वाउंडेड हो गए, जो है वो घायल हो गए। आप देख सकते हैं ये फोटोज के अंदर, ये जो फोटोज हैं ये बयां करती है उस इंस्टीट्यूशन जो है उस इंसिडेंट को। अब इसका भी रिएक्शन होगा भाई, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो पूरी कंट्रीज में स्ट्राइक होने लग गई, जो यूनिवर्सिटीज है वो बंद हो गई, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट की बॉडीज होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, उन्होंने वॉकआउट करने लग गया कि भाई यहाँ तो सिविल लिबर्टीज ही नहीं है। जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो अदर मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने बनाई एक और ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, जो इसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियन। और ये क्या डिमांड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखे, जो राजा की पावर पे कंट्रोल करे, जो उसकी लिमिट करे राजा की पावर को, और हमें जो है वो सिविल लिबर्टीज मिले, हमारे जो है एक्सप्लॉयटेशन का जो वो है एंड हो जाए, जो प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसी को मिलते हैं, नॉबल्स को मिलते हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च को मिलते हैं, उस पर जो है लगाम लगनी चाहिए, और एक सही गवर्नमेंट स्टैब्लिश होनी चाहिए जो कि पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन से आए। अब आप देखते हो कि इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, तो जार ने क्या किया, उन्होंने एक क्रिएशन का ऑर्डर दिया, अलाउ किया क्रिएशन को, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं ड्यूमा। तो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का काम क्या था, राजा इनसे कंसल्ट करे बगैर अब आगे से कोई भी बड़े एक्शन नहीं ले सकते। और बट ये तो क्रिएट कर दिया, इसके अलावा जो है एक्शन में जो किंग के थ्रू जो जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, फैक्ट्री कमिटीज थी, उन सबको भी लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उन पे सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। आप कोई रैली नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी वर्कर को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। अब जार क्या करते हैं भाई, किसको पसंद आएगा अपनी पावर पे रोक टोक, तो वहां उन्होंने क्या करा, जो पहली जो ड्यूमा बनाई थी, जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, उसको डिसमिस कर दिया 75 दिन के अंदर ही, 75 डेज के अंदर ही, और दूसरी को इलेक्ट करते करते ना 3 महीने लगाए। तो यहाँ देखिए आप वो क्या खेल खेल रहे हैं कि हाँ बना रहे हैं, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, कर तो रहे हैं सारा, देखो खुद की पावर को लिमिट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कर नहीं रहे थे, वो बस टाल रहे थे उन्हें। क्योंकि जार को जो है कुछ नहीं चाहिए था, कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए थी उनको अपनी अथॉरिटी पे, और कोई रिडक्शन नहीं चाहिए थी अपनी पावर पे। और इसके अलावा फिर उन्होंने मेन खेल खेला कि उन्होंने वोटिंग जो राइट्स है उसी को, जो वोटिंग जो लॉज थे जो बने थे इलेक्टर्स के लिए, जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, उसी को उन्होंने चेंज करके रख दिया। और ऐसा किया जो थर्ड ड्यूमा जो बनी ना, उसमें सब कंजर्वेटिव्स आ गए, और जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज हैं उनको बाहर ही कर दिया, बिल्कुल धकेल ही दिया कि तुम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, तो तुम कहाँ से आओगे, नॉमिनेट भी नहीं हो से, ना तुम पॉपुलर उससे पॉपुलैरिटी से भी नहीं आ सकते। और कंजर्वेटिव्स की क्या आइडियोलॉजी होती थी, हमने लास्ट चैप्टर में चेक किया था कि उनको जो है ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ये लोग बहुत ज़्यादा वेटेज देते थे कि जो पुराना है वो सबसे अच्छा है, और जो नया है वो बहुत धीरे चेंज आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अब ये किसको फेवर करेंगे, ओल्ड सिस्टम को। और बेसिकली कंजर्वेटिव्स होते कौन थे,
जिनका खुद का राज अभी चल रहा है और वो नई मेंटालिटी या नए मॉडर्न आइडियल्स के थ्रू उनको नुकसान जा रहा है, तो वो किसको फेवर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, राजा को ही वो लोग फेवर करेंगे। तो यहाँ जो है वो जार ने अपना कंट्रोल बिठा लिया, और ऐसा करते करते अब पीरियड आ जाता है वर्ल्ड वॉर का। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था, मोस्ट ट्रेजिक इवेंट था। इसके अंदर जो दोनों वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और इसकी जो शुरुआत है ना वो बहुत पहले से ही हो गई थी। मतलब इतना नहीं, अराउंड जो है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, जो बिस्मार्क है, इनकी पॉलिसीज थी, धीरे धीरे जो है वो अलायंसेस बनने लगे, एक अलायंस दूसरे के अलायंस में, और जो रेस ऑफ आर्मामेंट हो रही थी, ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, इन चीज़ों का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि अब सबको अपनी अपनी कॉलोनियल पावर इस्टेब्लिश करनी। अब यहाँ आप देखोगे तो आपस में ही दुश्मनी चल रही है। जर्मनी की दुश्मनी फ्रांस से है, ब्रिटेन से है। यहाँ जो है ऑटोमन एम्पायर, उसको पसंद नहीं आता इन्वेजन। यहाँ जो है बाल्कनाइज स्टेट्स हैं जो परेशान है खुद से ही, इटली है वहाँ फासिस्ट बैठ चुके हैं। और अब ऑब्वियस सी बात है, कई जगह जो ऐसा है जहाँ ये आपस में ही दुश्मन बन रहे हैं, और आपस में लड़ते लड़ते यहाँ जो है वो दो फैक्शन बनते हैं। पहला फैक्शन जो बनता है वो बनता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का। अब टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ जो है इनका देख सकते हैं आप, जो इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये जो है ट्रिपल अलायंस, और ये सब जो है ये बनने लगा था 1882 से 1879 से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बिस्मार्क का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर 1914 में उनको ज्वाइन करता है, और यहाँ जो है वो वॉर डिक्लेयर हो जाती है। बट यहाँ रशिया और फ्रांस जो है वो 1894 में कर रहे थे। ब्रिटेन से इन्होंने 1907 1904 के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साथ जो है वो रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे। तो यहाँ ट्रिपल एंटॉन्ट वर्सेस ट्रिपल अलायंस हो रहा था। और यहाँ आप देख सकते हो इटली और जो रोमानिया थी ना, वो खुद ही उनके बाद वो वापस आके ये जो है ट्रिपल एंटॉन्ट में शामिल हो गए थे। अब इन सब, ये तो थी वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में आगे हम और ब्रीफ में पढ़ेंगे। बट यहाँ जो है रशिया में क्या सिचुएशन चल रही थी, तो आप देख सकते हो रशिया के अंदर जो वॉर है ना इनिशियली पॉपुलर थी। बट अगर आप देखोगे तो जार की जो रिजीम कैसी थी, शुरू में 1905 के अंदर थोड़ा सा चेंज आया कि भाई ड्यूमा स्टैब्लिश हो गई, कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो गई। बट अभी भी जो है वो लोगों का रूल आया नहीं है। और यहाँ क्या करते हैं, जो किंग होते हैं, जार जो हैं, ये मना कर देते हैं कि मुझे ड्यूमा से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ड्यूमा की जो मेन पार्टीज है उनसे कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्या होगा, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को ही कंसिडर नहीं करोगे तो उनका सपोर्ट आप गेन कर पाओगे? नहीं, जो सपोर्ट वो धीरे धीरे कम होता गया। और इसके अलावा जर्मनी के अगेंस्ट वॉर हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जो जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नाम था, इसका नाम क्या हो गया, पेट्रोग्राड हो गया। इसके अलावा रास्पुतिन अफेयर्स, ये जो है ना, ये तो जार की जो रोमनोव डायनेस्टी का 300 साल का रूल उखाड़ने वाला ये अकेला बंदा है। इन्होंने जो है ऑटोक्रेसी को इतना अनपॉपुलर कर दिया कि लोगों का विश्वास उठ गया। ये खुद को सेंट जो है वो क्लेम करते थे। तो यहाँ इनका ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था, जो इनकी जो जार की जो क्वीन थी उनसे इनका अफेयर ऐसा जो है वो रूमर्स फैल गए थे पूरे रशिया के अंदर, और इनके खुद के भी काफ़ी क्लेम्स थे ऐसे। इसके अलावा आप देखोगे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर है ना 1914 से 1916 के अंदर रशियन आर्मी हार रही थी। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और डिमोरलाइजिंग था। इनको लगता था हमारा एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, इतना माइटी एम्पायर है, उसके बावजूद हम इतनी छोटी कंट्रीज से हार रहे हैं। हालांकि ये इतनी छोटी कंट्रीज तो थी नहीं, ये खुद में भी बहुत बड़ी कंट्रीज थी, और इसके अलावा बिस्मार्क थे और बड़े बड़े लीडर थे। ऑस्ट्रिया भी कोई छोटा किंगडम तो था नहीं, ये जर्मनी भी कोई छोटा तो था नहीं। और आप देख सकते हो दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब जो है विलन का रोल जैसा प्रोपागेट किया जाता है वो किसने किया है, जर्मनी ने ही किया है। अब आप देखोगे कि वॉर जो है ना वो वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत ईजी थी। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत ज़्यादा आसान थी कि मैं ही जाके लड़ लेता, नहीं ऐसा नहीं था। बट अगर इस एज कम्पेयर टू ईस्टर्न फ्रंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ थोड़ा ईजी थी, क्योंकि वहाँ लैंड बाउंड्रीज थी, इतनी हाई कैजुअलिटीज़ नहीं थी। अब जो है 7 मिलियन के अराउंड 1917 तक आते आते ईस्टर्न जो ईस्टर्न फ्रंट है वहाँ इतनी हाई कैजुअलिटीज़ हो गई, अराउंड 7 मिलियन, मतलब 70 लाख लोग वहाँ जो है मर चुके थे। आप काउंट करते उस टाइम तो इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी नहीं होती थी कि आप ये बहुत छोटा नंबर लगे आपको। अब रशियन आर्मी क्या करती थी, हार तो रही थी बट देवर स्मार्ट इनफ कि अगर उनको वो इन्वेड करने से भी रोक लेते थे। क्या कर रहे थे वो, वापस जब रिट्रीट कर रहे थे तो वो जो आसपास की फील्ड थी, बिल्डिंग्स थी, उनको जला देते थे, खेतों को जला देते थे। और रशियन विंटर्स जो है ना वो काफ़ी फेमस थी, तो वहाँ तो नेपोलियन नहीं कैप्चर कर पाया तो इनको कहाँ करने देते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, फील्ड जलाने लगे ताकि आर्मी इन्वेड भी करे ना तो भूखी प्यासी मर जाए।
उनके पास खाने को नहीं होगा तो वो लड़ेंगे कैसे। और विंटर्स इतनी सीवियर होती है रशिया के अंदर कि आप नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वहाँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप फील्ड जला रहे हो तो वो भी किसी का होगा, बिल्डिंग्स में भी कोई ना कोई तो रहता होगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि भाई जो क्रॉप्स आपने नष्ट कर दी है, जो बिल्डिंग्स आपने तहस कर दी है, तो इसका करते करते 30 लाख लोग जो है ना वो रेफ्यूजी बन गए रशिया के अंदर ही। क्योंकि हर चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक बुरा भी इम्पैक्ट होता है। आप आर्मी के लिए उसको बहुत टैक्टिकल चीज़ बहुत अच्छी है, बट आपकी पॉपुलेशन के लिए अच्छा थोड़ी ना है। और इस सिचुएशन ने क्या कर दिया, डिस्कंटेंट खड़ा कर दिया रशिया के अंदर जो है, मासेस के अंदर जो है वो बहुत एंगर हो गए। और यहाँ जो है अब मासेस हो रहे थे, इतनी हाई कैजुअलिटीज हो रही थी, कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा था। रशिया की जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही विद इन फ्रैक्शन आया जा रहा था। तो जो सोल्जर्स हैं वो डीमोरलाइज हो रहे थे, क्योंकि जो है ऑटोक्रेसी जो है वो क्या हो रही थी, अनपॉपुलराइज हो रही थी। उनको खुद को पता था कि जो हमारा जो किंग है, जार, वो तो खुद एक पपेट है, किसका, रास्पुतिन का। इसके अलावा जो है अब आप वॉर होगी तो इंडस्ट्री पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रशियन इंडस्ट्रीज, एक तो पहले ही वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही काफ़ी लेट आया। उसके अलावा जो है एक तो इंडस्ट्रीज ही वहाँ बहुत कम थी। इसके अलावा जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था बाल्टिक सी को, तो उनके पास अब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो इम्पोर्ट करने में भी इनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अब क्या हो गया, तो इनका जो है ना डिसइंटीग्रेशन हो गया इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का ही। तो यहाँ आप देखोगे तो रेलवे लाइंस हैं वो टूटने लग गई थी, तोड़ने लग गए थे लोग। जब आपस में ही, जब आपकी जनता आपके रूल से खुश नहीं है तो आपको वॉर के टाइम पे सपोर्ट कैसे करेंगी। स्मॉल जो वर्कर्स, जो वर्कशॉप्स थे वो शट डाउन हो गई। अब क्या हो रहा है कि अब इसके अलावा जो देख रहे हो आप, अगर आप इतनी बड़ी वॉर लड़ रहे हो तो आपकी आर्मी को खाना भी चाहिए होगा। तो लार्ज जो शेयर था ग्रेन का वो कहाँ चला जाता था, आर्मी को फीड करने के लिए। अब क्या हुआ, जो अब इससे क्या होगा भाई, अगर आप आर्मी को ये सब दे रहे हैं तो कॉमन मैन के लिए कितना ही बच जाएगा। उसमें भी जो अमीर लोग हैं वो पहले ले लेंगे, तो स्कार्सिटी हो जाएगी, स्कार्स हो जाएंगी चीज़ें, ब्रेड हो जाएगी, फ्लावर हो जाएगा, और भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो क्या हो जाएंगी, स्कार्स हो जाएंगी। अब इसके बाद वही सिचुएशन आने लग जाएंगी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने देखी थी, जो बाय 1916 आते आते तक तो जो राइट्स हैं ब्रेड शॉप्स पे वो बहुत कॉमन चीज़ हो जाती हैं। और इसी के साथ ये सिचुएशन होती है, यहाँ वर्ल्ड वॉर यहीं साथ में चल रहा है। और इसके रिएक्शन में होता है द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जो कि हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे और कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या और किसी चैप्टर के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो पहले लेकर आ जाएं, अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।